Hello class, good morning. My name is Angit Kumar. I welcome you all in our YouTube platform channel. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं कि जो यूपीएससी सीएपीएफ का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2023 का, जो 2023 के पेपर हुए हैं, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दो पेपर देखने को मिलते हैं सीएपीएफ में। जो पहला पेपर होता है वो क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। सेकंड पेपर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर है ना, इससे हमने कुछ इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने यहाँ पे निकाले हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप आसानी से मार्क कर सकते थे, लास्ट टाइम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि जब मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेके आता हूँ तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। आप समझो कि एग्ज़ाम का वो डिमांड है, मैं अपने मन से आपके लिए क्वेश्चंस नहीं बनाता हूँ, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ समझो कि असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी देगा, यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है, तो आपसे एसएससी के लेवल के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए ये सेशन से लेके आ रहा हूँ ताकि आपको एक बार समझ आए। अगर आप पहली बार सीएपीएफ का आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप एक चीज़ समझो कि आपको किस तरह प्रिपेयर करना है, किस तरह के क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इमरजेंसी इज आर करेक्ट, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि नेशनल इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे कोड पूछा है कि इनमें से कौन सा कोड करेक्ट होगा। तो एक चीज़ समझिए, जब बड़े क्वेश्चंस हो ना तो उसको आप इलिमिनेट करने की क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या है 2 3 4। देखो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। अब एक एक करके इस स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट को अगर हम नीचे से देख ले, क्या है कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ एट अ टाइम ओनली इफ अप्रूव्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आपका देखो जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए एक बार में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आपको इस टाइम पीरियड को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा कि दोनों हाउस का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है 100% करेक्ट है। अब देखो आप एक चीज़ समझो कि फोर्थ ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे ना फोर्थ ऑप्शन आपको डी के अंदर ही दिख रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्थ ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ना तो आप क्या करो कि 2 3 में से किसी एक को चेक कर लो, आपको समझ आ जाएगा कि आंसर होगा क्या, ठीक है। चलिए हम सेकेंड स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर पावर्स टू गिव डायरेक्शंस टू ए स्टेट ऑन एनी मैटर्स। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो देखो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि ये 100% करेक्ट होगा कि जो स्टेट की जो पावर होती है ना, जो आप फेडरल कैरेक्टर देखते हो, वो पावर कहीं ना कहीं सीज हो जाती है। और यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेंगे, तो वो सामने डायरेक्शंस दे सकते हैं स्टेट को, ठीक है। तो अब देखो 2 भी सही है 4 भी सही है, तो राइट आंसर यहाँ से क्या बन गया आपका डी ओनली, ठीक है। आप ऐसे टाइम भी बचा सकते हैं, अगर आप ऑप्शंस को देखो और ऑप्शंस के हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप समझो 1 2 3 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन भी है, सेकेंड ऑप्शन भी है। सबसे अलग ऑप्शन क्या था 2 3 4 का, तो आपको क्या करना है, टाइम बचाने के लिए 4 को आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अगर फोर्थ ऑप्शन सही है तो आपको डी को मार करके आगे बढ़ जाना था। आप विद इन 30 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते।
लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब एक बार पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जो आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 के अंदर हम किसकी बात करते हैं, तो हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। आर्टिकल 356 के अंदर हम किसकी बात करेंगे, तो स्टेट इमरजेंसी की, या कह सकते हैं प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे। आर्टिकल 360 की अगर बात करें तो आर्टिकल 360 के अंदर हम क्या देखते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की हम बात करते हैं। हालांकि इंडिया के कंटेक्स्ट में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं है और आई होप लगे भी ना आगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखोगे ना तो क्या लिखा है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो यहां तक तो 100% ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। आगे क्या लिखा है, ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट इज थ्रेटेंड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। देखो यहीं पे आपको सचेत हो जाना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कब होगा, जब ऑलरेडी वॉर होना शुरू हो जाए या किसी एरिया में डिस्टर्बेंस हो जाए। नहीं, सपोज कीजिए कि अभी हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं नहीं, पीओके वाले में प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो होगा क्या कि अगर हमें ऐसा फील भी होता है ना कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने वाला है, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया, बाकी के तीन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चले, अगले सवाल को देखते हैं। देखो क्वेश्चन का लेंथ कितना बड़ा था, लेकिन जब आप सॉल्व करने जाओगे तो अगर आप इलिमिनेट करना जानते हो ना तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब अगले सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ये आपके सेट का क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। आपसे क्या पूछा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है तो उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। देखो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जज की रिमूवल की बात करें तो जो जजेज इंक्वायरी एक्ट है इसके अंदर रिमूवल की बात की गई है, ठीक है। रिमूव कौन करेंगे, तो रिमूव करने का काम किसका है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब रिमूवल के लिए मोशन जो है वो सुप्रीम कहाँ पे होगा, तो वो पार्लियामेंट के अंदर आपको दिखेगा। और इसमें भी अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में क्या होगा, मिनिमम 100 मेंबर्स होने चाहिए जो कि इसको इनिशिएट करेंगे। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में क्या होगा कि मिनिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए जो इसको इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस को देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए कि क्या इनकरेक्ट है इसमें से। क्या इनकरेक्ट है बताइए। तो देखो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को पढ़ोगे ना, पहले ऑप्शंस को, तो क्या है, अ मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, क्या है, एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइंड बाय एट लीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज डिलीवर्ड टू द स्पीकर। अब यहीं पे जो बोथ द हाउस ऑफ लिख दिया ना, यहीं पे ये इनकरेक्ट हो गया। मैंने आपको अभी क्या समझाया कि अगर लोकसभा के लिए है तो 100 चाहिए एंड राज्यसभा में कितने चाहिए, 50 मेंबर्स चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है कि दोनों हाउस के अंदर 100 चाहिए, तो यही आपका इनकरेक्ट हो गया। बाकी को तो देखने की भी जरूरत नहीं है। तो जब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो फिर आपको पढ़ना तो चारों पड़ेगा, लेकिन अगर फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, अगर आपको पता है तो टाइम को क्यों बर्बाद करना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। देखो इसके अंदर जो है ना बहुत सारे, कम से कम आपको जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। मैंने साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को थोड़ा सा निगलेक्ट किया क्योंकि हर साल उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। बाकी के जो सवाल है ना वो आपको उसी फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। अब आप एक चीज समझिए कि G20 की यहाँ पे बात की गई है और G20 आपके इस बार के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। G20 के अंदर अगर हम बात करें तो ट्राइका के अंदर पहली बार 3 डेवलपिंग कंट्रीज देखने को मिली, ठीक है।
और G20 का अगर समिट देखा जाए तो इंडिया के अंदर ही समिट हुआ G20 का, आपने सितंबर में देखा था, वासुदेव कुटुंबकम का इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट दिखाया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज G20 प्रायोरिटीज, और आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है देखिए ग्रीन डेवलपमेंट, वीमेन लेड डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होगा बताइए जल्दी से। देखो एक तो आजकल चीज़ें क्या हो रही कि मोस्ट ऑफ द जो समिट वगैरह हो रहा है ना, उसमें ग्रीन फंडिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्लाइमेट फाइनेंस, ग्रीन टेक की बात अब कॉमन हो गई, आपको मोस्टली हर एक समिट के अंदर देखने को मिलेगा। तो बताइए इंडिया ने G20 प्रायोरिटीज में किस किस चीज़ को शामिल किया है, बताइए जल्दी से आंसर कीजिए। क्या होगा, तो ऑल ऑफ द अबव, ये चारों के चारों जो थे इंडिया के प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देख रहे हो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैं इसीलिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाता हूँ वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक करवाने का यही सबसे बड़ा रीजन है। क्या जब आप बड़े एग्जाम्स के लिए जाओगे तो वहाँ पे फैक्चुअल डाटा नहीं पूछा जाएगा, वहाँ आपसे ये नहीं पूछेंगे कि G20 समिट का जो मिनिस्टेरियल समिट कहाँ हुआ, कल्चरल समिट कहाँ हुआ, ये स्टेटमेंट नहीं देंगे। वो इन डेप्थ में जाएंगे कि इसके आउटपुट क्या निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं, चलिए ठीक है। अब इस सवाल को देखिए अब एक बार ध्यान से। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। देखो सार्क नेशंस के बारे में आपसे पूछा गया और आपसे पूछा गया है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। अब देखो मैंने क्या बोला है कि जब मल्टीपल चॉइसेस हो यहाँ पे तो आपको इलिमिनेट करना है सबसे पहले, ठीक है। तो अगर आप 4th ऑप्शन देखो ना तो टू वर्क टुवर्ड्स एंडिंग टेररिज्म। देखो सार्क के अंदर टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं कही गई। अगर यहाँ पे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात होती तो ऑब्वियसली वो टेररिज्म के बारे में बात करता, टेरर फंडिंग के बारे में बात करता, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जब बात हुई सार्क की और अगर 4th ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है तो देखो 2 ऑप्शंस तो आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए ना, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2, यहाँ पे क्या है 1 2 3। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 3rd को मैच कर लेना है। अगर 3rd स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, देखिए जल्दी से। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो देखो यहाँ जो है ना, टू कंट्रीब्यूट द म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ वन अदर्स प्रॉब्लम, ये 100% करेक्ट। इवन जो ये ऑब्जेक्टिव दिया है ये बेसिकली कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। किसी भी ग्रुप में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखेगी कि म्यूचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग्स की बात की जाती है। तो चूंकि 3rd स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि बड़े स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को करना शुरू कीजिए। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है उसको देखना शुरू कीजिए, वरना जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें आप फिर खरे नहीं उतर पाओगे, ठीक है। अब देखिए आपके लिए कुछ बेसिक के क्वेश्चन भी है। व्हिच वन इज द मोस्ट एबंडेंट ऑफ द ऑल द एलिमेंट ऑन द अर्थ। आपसे पूछा क्या गया कि पृथ्वी पर सभी तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में है। पहला है सिलिकॉन, दूसरा है एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन। देखो आप आंसर करो तब तक मैं आपको कंफ्यूज करता हूं। यहाँ पे आपने सियाल और सीमा के बारे में सुना होगा। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम प्लस सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। जो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम होता है ये कहाँ दिखेगा आपको, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में दिखेंगे। और सीमा जो होता है ये कहाँ दिखेंगे, ओशियानिक प्लेट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर आप देखो तो सिलिकॉन आपको दोनों जगह देखने को मिलता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन।
देखो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो अप्रॉक्स 47% जो टोटल अर्थ का अगर एलिमेंट देखें तो ऑक्सीजन है। और जो सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन रफली 28% के आसपास आपको सिलिकॉन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ से आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसीलिए है कि जो जहाँ पे फैक्चुअल डाटा वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लोगों को ये लग सकता है कि सियाल और सीमा, चूँकि दोनों में सिलिकॉन पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में भी और ओशियनिक प्लेट्स में भी, तो मे बी इट माइट बी पॉसिबल कि सिलिकॉन इज द मोस्ट अबंडेंट, बट रियलिटी क्या है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना? 47-48% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल को। घबराहट हो रही है सवाल को देख के? चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट लार्जेस्ट स्तूप एट सांची। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप किसी भी स्तूप का फॉर्मेशन देखोगे ना, तो आपको ये एक डोम लाइक शेप दिखेगा जिसको हम अंडा बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड आपको यहाँ पे एक रेलिंग जैसा दिखेगा जिसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक हर्मिका देखने को मिलेगा और हर्मिका के ऊपर एक पिलर होगा और पिलर के ऊपर क्या होगा, एक छतरी जैसा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है स्तूप का। अगर स्तूप की बात करें ना तो कुछ बच्चों को लगेगा कि ये बुद्धिस्ट ओरिजिन है। नहीं, स्तूप के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी कहाँ पे मिलती है, तो वैदिक फेज में मिलती है। ठीक है, हालांकि आपको स्तूप के बारे में जब आप पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा स्तूप का निर्माण या स्तूप से रिलेटेड चीज़ें बुद्धिज्म के अंदर दिखेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि फर्स्ट एविडेंस कहाँ पे हमें मिला है स्तूप का, तो आपको वैदिक फेज के अंदर देखने को मिलेगा। और चूंकि यहाँ बात हो रही है सांची के स्तूप की, तो आप समझो सांची के अंदर टोटल 3 मेन स्तूप आज अभी प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो मेन बिल्डिंग है ना स्तूप नंबर 1, तो जो स्तूपा नंबर 1 है उसके अंदर बुद्धा के रिलिक्स रखे हुए हैं। ठीक है, और इसको बनवाने का काम किसने किया था, तो मौर्य डायनेस्टी के जो वन ऑफ जो ग्रेटेस्ट रूलर थे अशोका, उन्होंने बनवाने का काम किया था। ठीक है, तो 6 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखो बड़े क्वेश्चंस हैं, 6 के 6 ऑप्शंस पढ़ने भी चले जाओ तो 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी एक आंसर उठा लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 5 6। अब एक चीज समझिए कि 2 ऑप्शंस में 6 मेंशन्ड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 6 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि वॉर सीन्स हैव ऑल्सो बीन डिपिक्टेड इन दीज स्कल्पचर्स। जब आप जाओगे ना किसी स्तूप को विजिट करोगे तो वहां पे क्या दिखेंगे आपको, पिलर्स दिखेंगे और साथ साथ क्या दिखेंगे, तोरण द्वार से दिखेंगे। 4 द्वार आपको मेनली तोरण द्वार से दिखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, चारों डायरेक्शन में। और इन तोरण द्वार के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको चीजें डिपिक्टेड दिखेगी। अब वो चीजें क्या है, तो वो चीजें हैं 550 प्लस प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। और जब देखो बुद्धा की लाइफ की बात होती है ना, तो बुद्धा कहीं ना कहीं लोगों के हेल्प करने के लिए इनकारनेशन लेते हैं, अवतरित हुए जितनी बार भी हुए। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे फेज होंगे जहां उन्हें लड़ाई भी करना पड़ेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा। जैसे एक अगर आप तिब्बतन बुद्धिज्म के अंदर जाओगे तो वहां पे दिखाया जाता है कि मारू नाम का एक राक्षस है जिससे ये लड़ते हैं। तो 6 स्टेटमेंट जो है वो 100% करेक्ट है कि वॉर सीन्स को भी डिपिक्ट किया गया है इन स्कल्पचर्स के अंदर। अब आप समझो जब 6 करेक्ट है तो आपका आंसर या तो डी होगा या तो सी होगा। 2 को तो आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर दोगे और बी को। ठीक है, अब एक चीज समझिए, 6 और 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहां पे देखो 1 2 है, यहां पे 3 4 है। तो आप किसी भी एक स्टेटमेंट को आप यहाँ पे देख लो, 3 या 4 में से किसी को देख लो, तो जो करेक्ट हो जाएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट को ही देख लेते हैं। पहला क्या है कि गोइंग बाय इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑन द रेलिंग्स ऑफ द स्तूपा,
द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स गेटवे वॉज फाइनेंस्ड बाय द गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर्स। ठीक है, अगर सेकेंड स्टेटमेंट को देखोगे तो क्या है, इन इट्स ओरिजिनल अर्ली फॉर्म दिस स्तूपा वॉज प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स एंड द गेटवे व्हिच वॉज रिचली कार्व्ड। देखो अगर स्टार्टिंग की बात करोगे तो स्तूपा क्या होता था, फ्लैट बेस के ऊपर ही बनाया जाता था। और जो गेट्स की बात करते हैं ना, तोरण द्वार्स की, ये पोस्ट गुप्ता पीरा का वो फीचर्स है। पोस्ट गुप्ता पीरा ईरा में हमने क्या देखा कि तोरण द्वार बनाए गए थे, तो ये भी क्या है 100% करेक्ट। अब जब सेकेंड भी करेक्ट है, 6 भी करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका डी ओनली। आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन का लेवल देखो। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि कंटिन्यूसली वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए जिसमें मैं बस मार्क करके निकल जाऊं, तो अब यूपीएससी का एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है। आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। ठीक है, देखो एक तरफ क्या है इंस्क्रिप्शन और या कह सकते हैं कि इवेंट वगैरह दिए गए, दूसरे तरफ आपको क्या दिख रहे हैं कि टाइम पीरियड आपको दिख रहा है। ओके डन। अब एक चीज यहां पे समझो कि अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें ना तो टोटल कितने हैं, 5 6 इवेंट दिए गए। अब आपको क्या करना है कि यहां से इलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो चीजें यहां पे अगर आप पढ़ोगे ना तो कॉमन दिखेगा। जब फोर्थ वाला क्या है, हर्ष चैत्र ऑफ बाणभट्ट, एंड फिफ्थ क्या है, ऐहोल प्रशस्ति ऑफ रवि कीर्ति। ठीक है, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये रिलेट कर रहे हैं, तो इसको आप समझो। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में युद्ध होता है, लड़ाई लड़ी जाती है ना, जिसके बारे में क्या लिखा गया है कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो कि रवि कीर्ति ने लिखा है, उसके अंदर ये मेंशन्ड है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। जो हर्षवर्धन कब राज करता है, तो 750 के आसपास। तो 750 क्या होगा, तो 7th सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐहोल प्रशस्ति जो रवि कीर्ति ने लिखा है, इसमें बोला गया है कि डिफीट हुए थे हर्षवर्धन। ये कहाँ है, देखो 7th सेंचुरी। तो फिफ्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ ऑप्शन तो देखो आप 100% करेक्ट हो गया ना। फिफ्थ क्या है, 100% करेक्ट। अगर फिफ्थ हमारा करेक्ट है तो फोर्थ क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर्ष और पुलकेशिन सेकंड दोनों एक ही टाइम पीरियड के अंदर आपने देखा था, राइट। और यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है कि दोनों को अलग अलग टाइम पीरियड में। तो आपका क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब आप यहाँ से इलिमिनेट करो, जहां जहां 4 दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, इलिमिनेट करो। 2 इलिमिनेट हो गया, इसके साथ साथ बी और सी 2 इलिमिनेट हो गए। अब आपको देखना क्या है, फिफ्थ चूंकि यहाँ पे करेक्ट है ना। अब आप देखो इन दोनों ऑप्शंस में कहाँ पे 5 मेंशन्ड है, समझियो कहाँ पे 5 है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका डी ओनली। आपको अगर एक पॉइंट भी पता है तो आप इलिमिनेट करके निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कभी कभी समझो कि अगर मैं भी इस सवाल को एग्जाम सेंटर के अंदर सॉल्व कर रहा होता तो मेरे लिए भी एक बार के लिए मुसीबत बन जाते। तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल बना के रखना है कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। देख रहे हो 6 इवेंट दे दिए गए हैं, 6 इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना था और आपको बताना था। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका डी 135। अगर बात करते हैं तो एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। हरिसेन किसके कोर्ट पोएट थे, तो समुद्रगुप्त के ये कोर्ट पोएट थे। ठीक है, अगर मुद्रा राक्षसा की बात करें जो कि विशाख दत्त ने लिखा है, तो जब आप मुद्रा राक्षसा के बारे में पता करोगे ना तो इसके अंदर बहुत ही बारीकी से गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ाया गया। गुप्ता एम्पायर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन से मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको अगर किसी लिटरेसी टेक्स्ट से मिलेगी तो वो किससे मिलेगी, तो वो मिलेगी मुद्रा राक्षसा से। ठीक है, और मुद्रा राक्षसा जो लिखी गई है ना उसका टाइम पीरियड क्या था, 4th to 8th सेंचुरी सी। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, 5th है, इसीलिए ये भी करेक्ट है। समझ गए। बाणभट्ट कौन थे, तो बाणभट्ट कौन थे, तो वो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, जहाँ पे उन्होंने हर्षचरित्र लिखा था। हर्षचरित्र किसके ऊपर लिखा गया है, हर्षवर्धन के ऊपर। तो आपको चीज़ें समझ आ गई होगी कि मैं क्यों इतना ज़्यादा कॉन्शियस होता हूँ, आपको बोलता हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जा रहे हैं। समझ गए। चलिए अगले सवाल को देखिए। Which one of the following statement is correct? आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। पहला क्या है, देखो कि ब्राह्मी यूज्ड फॉर राइटिंग मेनी अशोकन इंस्क्रिप्शन शोज लोकल वेरिएशंस। अब देखो चूंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहीं पे मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें बाकी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट लग रहा है कि 100% करेक्ट है, अगर इस तरह के ऑप्शंस हैं ABCD ऐसे, कभी भी इन तीनों को पढ़ने की भी बेवकूफ़ी मत करना, आप प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। माइंड में बहुत सारी चीज़ें आने लगेगी कि हो सकता है कि एक बार देख लेते इससे भी बेस्ट लाइन मिल जाए, ऐसा नहीं होता, यही ट्रैप हो जाता है वहाँ पर। देखो अगर अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात करें ना तो बिल्कुल सही है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलते हैं मोस्टली। और आपको क्या पता है कि बुद्धिज्म के अंदर पाली वर्ड्स को, पाली लैंग्वेज को यूज किया, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो प्रकृत लैंग्वेज को यूज किया गया है, ठीक है। ब्राह्मी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक्स भी मिलेंगे, साथ साथ खरोस्ती इंस्क्रिप्शंस भी, खरोस्ती में भी लिखे हुए अशोक के इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो आंसर अगर हमें मिल गया ना ऑप्शन ए में, आगे मत बढ़िए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 2 मिनट मिलता है आपको मार्क करके आगे बढ़ने में अच्छे से। तो बस फटाक से मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए, बाकी की चीज़ों को भूल जाइए कि यहाँ पे क्या मेंशन्ड था, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि which one of the following activities was not a part of the daily timetable for a king as prescribed in अर्थशास्त्र। देखो अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है। कौटिल्य के बहुत सारे नाम हैं, इसको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से जाना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और जो चाणक्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए, इन्होंने ही मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखवाई थी, ठीक है। अगर आपको पता हो तो धानानंद जो कि लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी थे, धानानंद ने क्या किया था कि चाणक्य का इनकी यहाँ पे थोड़ी सी बेइज्जती कर दी, और ये इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो जान निकलते हैं, उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिल जाते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से वो क्या करेंगे, धानानंद को डिफीट करेंगे और मौर्य डायनेस्टी वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र के अंदर जो ये किंग्स के, राजा का जो टाइम टेबल होता था ना, इसके अंदर 8 थिंग्स मेंशन किए गए थे, ठीक है। 8 चीज़ों को मेंशन किया गया था। उन 8 चीज़ों में अगर देखोगे तो डिफेंस के ऊपर ये रिपोर्ट लेते थे, बिल्कुल सही था। टाउन को इनकॉग्निटो में विजिट करते थे, इनकॉग्निटो मतलब छिप छिप के, भेष बदल के विजिट करना, ये भी था। कंसल्ट विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल के साथ मेल मिलाप करना, बातें करना, सलाह लेना, ये सब था। यहाँ जो टर्म दिया है ना कि रिसीव रिवेन्यू इन कैश, नहीं, देखो जो रिपोर्ट होता था, रिपोर्ट को वो देखते थे, लेकिन राजा कैश थोड़ी कलेक्ट करेगा, इसके लिए तो ऑलरेडी ट्रेजरी मिनिस्टर यहाँ पे होता है। जैसे अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखते हो, हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी जाते हैं वो कैश कलेक्ट करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे C ले, ठीक है। और ये सवाल ऐसा था ना कि आप इसको थोड़ा सा अपने सेल्फ अवेयरनेस को भी अगर थोड़ा सा वो यूज कर लेते ना, तो आप इससे वो कर लेते इस सवाल को।
कूलर क्यों बंद कर दिए? मैंने बोला था बातें धीरे करो। चलिए अब देखो, इकोनॉमिक सेक्शन से आपसे सवाल पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये इकोनॉमी सेक्शन का। अभी सब क्वेश्चन को देखिए, सवाल क्या है ध्यान से देखो। एन इंडियन बिजनेस पर्सन बाइज शेयर्स इन ब्रिटिश कार कंपनी, दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन। अब आप समझो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो शेयर खरीद रहा है। शेयर जो होता है ना, उसकी वहाँ पे क्या होता है, शेयर को आप हाथ में लेके तो घूम नहीं सकते। तो जब हम बात शेयर के ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो शेयर के ट्रांजैक्शन में आपको क्या दिखेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो दिखेगा, ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ये वॉल्यूम के ऊपर होता है। सपोज करो कि आप गोल्ड खरीदते हो ना, तो जो आप गोल्ड खरीदते हो, सपोज करो कि आपने सऊदी से, दुबई से गोल्ड खरीदा, तो चूंकि गोल्ड एक अमाउंट में आएगा ना, तो इसीलिए वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आएगा। ट्रेड के अंदर वही चीज़ आती है जो वॉल्यूम जिसके अंदर होती है, ठीक है। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर हम देखें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा, यहाँ ट्रांजैक्शन दिखेगा लेकिन वॉल्यूम नहीं दिखेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना था यहाँ पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बट नॉट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। देख रहे हो कितने डीप में जा रहा है, यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, हलवा थोड़ी है ये। अब अगले सवाल को देखिए, ये इससे भी, क्योंकि ये जो टर्म यहाँ पे मेंशन है ना, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, ये बहुत कम लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका, और ये सवाल आया था यूपीएससी में। ये पिछले साल का ही तो सवाल है, 2023 वाला आपका। देखिए इस सवाल को समझिए कि लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या है इंडियन इकोनॉमी के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की बात की गई है। इंडिया के अंदर चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात हो, चाहे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात हो, चाहे डेट की बात हो, इवन जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड जो पावर कंजम्पशन होती है उसकी बात करें, ये सब के सब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के अंदर इंडिया के अंदर आते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। हालांकि एक बहुत बड़ा इशू इसके साथ ये होता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है, इसको कोई भी इकोनॉमिस्ट डिफाइन नहीं कर पाते हैं ढंग से। उसके पीछे वजह क्या है कि हर एक इकोनॉमी के अपने अलग अलग इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, और यही वजह है कि इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब इस तरह के सवाल हो, 100% अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कीजिए, वरना तुक्केबाजी नहीं करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी इस सवाल को छोड़ देता वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल को देखिए। ये बहुत आसान सा सवाल है, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसको आसानी से कर लोगे आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड बाय द आरबीआई, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल। अब आपको पता है CRR, SLR ये सब क्या होता है, ये गवर्नमेंट के टूल्स होते हैं। और गवर्नमेंट के टूल्स किस तरह के होते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी के ये सब टूल्स हैं, और इसके द्वारा क्या जाता है, तो मार्केट के अंदर जो सर्कुलेशन है, इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, इस सर्कुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, ओके। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो को कम किया जाए तो सप्लाई क्या होगा, सब समझिए ना कि अगर आप 100 रुपये अगर आप बैंक इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर CRR 30% है तो इसका मतलब क्या है कि 30 आप CRR दोगे। SLR मान लीजिए 4% है तो 4 आपका ये डिडक्ट हो गया, तो मार्केट में कितना आप दे पाओगे, 66 ओनली दे पाओगे।
अगर CRR को कम कर दिया जाए, 30 की जगह 20% कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज ही होगा ना, क्योंकि ज़्यादा पैसा आ रहा है। और जब सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे होंगे। जब ज़्यादा पैसा होता है तो अननेसेसरी थिंग्स भी लोग खरीद के रख लेते हैं। चलिए, ये आपके जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसको देखिए। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यूपीएससी के देखो यही खासियत है, कैसे बैलेंस बनाता है चीज़ों को। 4 क्वेश्चंस आपको वो हार्ड पूछेगा, फिर 2-4 क्वेश्चंस मक्खन जैसे दे देंगे। अगर आप यहाँ पे पहले 4 क्वेश्चंस को देख के स्ट्रेस में आ गए तो आप यकीन कीजिए आप इन सारे क्वेश्चंस को भी गलत कर देंगे। तो बिल्कुल काम माइंड में एग्जाम देना है आपको, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना होता है, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन्स। अब आपने एसिड रेन के बारे में तो 2 ही चीज़ सुना होगा, HOX और NOX की वजह से क्या होता है सबसे ज़्यादा एसिड रेन आपको, सॉरी NOX एंड SOX, इन दोनों की वजह से सबसे ज़्यादा आपको क्या एसिड रेन देखने को मिलता है। और इसी एसिड रेन की वजह से देखो तो ताजमहल के ऊपर बहुत सारे ब्लैक डॉट्स आ गए हैं, जो उसका वाइट संगमरमर है वो काला पड़ने लगा है। तो बताइए किसकी वजह से एसिड रेन होगा। पहला क्या है, द सम कॉज हीटिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। सेकेंड क्या है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज्ड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द ऑक्सीजन। अब यहीं आपको रुक जाना है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हो रहा है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने की वजह से। और एसिड रेन के अंदर जो सबसे बड़े 2 कॉज होते हैं ना, सल्फर और नाइट्रोजन, वो आपको कहाँ दिख रहे हैं, यहीं पे दिख रहे हैं। तीसरे चौथे को पढ़ने में टाइम वेस्ट भी मत करना, बस यहाँ मार्क करो, OMR सीट को फिल कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल व्हिच बर्न्स विदाउट स्मोक। एक चीज तो आपको यहां से समझ आ रहा है कि बायोगैस के बारे में क्या बोल रहा है कि एक्सीलेंट फ्यूल है, जिसके जलने से स्मोक का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैसेज, बताइए बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या है। देखो जब बायोगैस की हम बात करेंगे ना, तो बायोगैस में आपको बहुत सारे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, मीथेन भी मिलेंगे, हाइड्रोजन भी मिलेंगे, कार्बन के कंपाउंड भी वहाँ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखेगा, तो मीथेन दिखेगा। 60 to 70% के रेंज में आपको क्या दिखेगा, वहाँ पे मीथेन देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था, टिक करके बस मार करके निकल जाना था आपको यहाँ पे। अगले सवाल को देखिए, द डिप्लीशन इन एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इन लास्ट सेंचुरी वॉज ड्यू टू। बताइए ओजोन के लेयर में जो डिप्लीशन हुआ है वो आप सिंपल ये देखिए ना कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसकी वजह से हुआ है, बताइए किसकी वजह से होगा। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें ना, तो ये टेम्पररी गैस होता है, ये परमानेंट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता, ये क्या होता है, टेम्पररी होता है, जिसको तो आप पहले ही हटा दीजिए। मीथेन जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मीथेन आपको ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पेस्टिसाइड्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड परफ्लोरोकार्बन्स, ये 2 चीज़ जो है ना, ये कहाँ से जनरेट होगी, कहाँ से निकलेगी, तो आप एसी वगैरह जो घर में लगाते हो, जो रेफ्रिजरेटर लगाते हो, जितने भी कूलिंग सिस्टम है, उन सब से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये देखने को मिलेगा। प्लस जितने भी फॉसिल फ्यूल थर्मल पावर प्लांट वगैरह देख लीजिए,
या इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल डीजल, आप जहां दिखोगे वहां पे क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, CFC। ठीक है, चलिए समझ गए यहां तक। अब देखो ये ज्योग्राफी का सवाल आ गया, फिजिकल ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इजी सा सवाल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि which one of the following is a permeable rock that allows water to pass through it। सिंपल सा है कि आपको क्या बोला गया है कि परगम्य चट्टान, मतलब बेसिकली इनके अंदर छोटे छोटे बिल्कुल टीनी टाइनी होल्स होते हैं, और उस होल्स के द्वारा क्या होता है कि वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको एक रास्ता देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हैं। ठीक है, देखो ग्रेनाइट जो होता है ना, ये ग्रेनाइट क्या होता है, बेसाल्टिक फॉर्म होता है। तो जहां भी आपको बेसाल्टिक फॉर्म दिखेगा वहां पे ऐसे होल्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो लाइमस्टोन। ठीक है, दो जगह आपको मेनली ये चीज देखने को मिलेगी कि जो रॉक्स होते हैं ना वहां से वाटर पास करती है। कौन कौन सा, तो पहला आपको लाइम स्टोन देखने को मिलेगा जो कि परमिएबल रॉक्स के अंदर आता है। दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा कौन सा होगा, वो होगा सैंडस्टोन्स। ठीक है, इन दोनों के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। समझ गए, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला जो सवाल है एनवायरनमेंट सेक्शन का आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज इज फाउंड इन। देखो अगर आपसे इकोसिस्टम के बारे में पूछा जाता ना, तो आप क्या बोलते कि जो ओशियनिक इकोसिस्टम होता है ना, जो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि रीजन के वाइज पूछा गया है। तो कहाँ पे होगा, टेम्परेट में होगा, डेजर्ट में होगा, आर्कटिक में होगा, या ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में होगा, कहाँ पे होगा इन रीजन, इसके ऑप्शंस के हिसाब से बताइए। देखो जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, अगर हम रीजन्स के बारे में बात करें तो क्या होगा, तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है ना, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जस्ट लाइक इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट हो गया, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया, ग्लोबली देखोगे तो अमेजोन फॉरेस्ट हो गया जिसको लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। तो ये सब क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। तो इस ऑप्शंस के हिसाब से क्या सही होगा, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ठीक है, डेजर्ट वाले में आपको क्या दिखेगा कि मिनिमम दिखेगा, शंकुधारी कोनोपी वाले आपको वहाँ पे ट्री दिखेंगे। आर्कटिक रीजन में ना के बराबर आपको डाइवर्सिटी दिखेगी। ठीक है, आर्कटिक रीजन्स में आप जाओगे ना, जितनी हाइट पे आप जाते जाओगे फ्लोरा फौना क्या होगी, कम होती जाएगी, स्पीसीज की वैरायटी कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो अब इसमें दो चीजें हैं, पहला इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, दूसरा क्या है, लोकेलिटी इन्वॉल्व है। अब बताइए क्या होगा इसमें। सवाल क्या पूछा गया है कि which one of the following is the busiest sea route and links to industrially developed region of the world। बताइए सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट सी रूट कौन सा है, मेडिटेरेनियन एंड इंडियन ओशियन रूट, नदर्न अटलांटिक सी रूट, कैप ऑफ गुड होप एंड नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। क्या होगा बताइए जल्दी से। देखो एक चीज समझो, इंडस्ट्रियल डेवलप की जब बात की गई ना, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं जो है ईस्टर्न यूरोप की बात की जा रही है। इसके साथ साथ किसकी बात की जाएगी, तो नॉर्थ अमेरिका की बात की जाएगी। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका प्लस ईस्टर्न यूरोप। अगर सिर्फ आपको ये चीज़ भी पता हो ना कि, तो आप क्या करोगे, मार्क कर सकते हो नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न यूरोप के आसपास आपको कौन सा रीजन दिखता है, तो कौन सा दिखेगा, तो नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट दिखेगा। और जो अटलांटिक ओशियन है ना, ये बिल्कुल आपको ऐसे एस की शेप में दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपको यूरोप दिखेगा, ईस्टर्न यूरोप दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यूएसए दिखेगा। ठीक है, नीचे आ जाओगे तो साउथ अमेरिका दिखेगा, और यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है
इस वाले पोर्शन में आपको वेस्ट अफ्रीका दिखेगा, जो कि यहाँ पे ऑयल्स के बहुत ही अच्छे खासे रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे इस कोस्टल रीजन पर। ठीक है, देख रहे हो सवाल कहां से घूम के कहां तक जा रहा है। चलिए इस सवाल को देखिए। यूजिंग द कोड गिवन बिलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 कैरेक्टर दिए गए हैं यहाँ पे और आपको उसको देख के ये बताना है कि किस तरह के फार्मिंग की बात की गई है। ठीक है, पहला क्या है, देखो फर्स्ट कैरेक्टर क्या दिया गया है कि प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड इंटायरली और मेनली बाय द फैमिली हु वर्क द लैंड और टेंड द लाइव स्टॉक। बेसिकली यही है कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको खा पी के खत्म कर दे रहे हो, आप इतना नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो कि आप उसको मार्केट में ले जा सके। ठीक है, सेकेंड क्या है कि इफ ए स्मॉल सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड इट मे बी सोल्ड और बार्टर्ड। दूसरा इसका फीचर क्या दिया है, कैरेक्टर क्या दिया है कि बहुत ही कम अमाउंट में, मिनिमल अमाउंट में क्या हो रहा है कि सरप्लस हो रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो या बार्टर सिस्टम में किसी को दे के दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या है कि इट इज जनरली ए स्मॉल स्केल एंड लेबर इंसेंटिव विथ लिटिल और नो टेक्नोलॉजिकल इनपुट। अब ऑब्वियसली देखो ये चीज़ तो होगा ही नहीं कि जब छोटे पैमाने पे खेती होगी, तो जब पेट भरने के लिए खेती कर रहे हो आप, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी कहाँ से यूज करोगे आप। टेक्नोलॉजी तब होता है जब प्रॉफिट होता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा होगा। तो देखो कॉमर्शियल फार्मिंग तो होगी नहीं, क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम सेल करते हैं, कैश क्रॉप की बात करते हैं। तो बताइए बाकी के 3 में से क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से आंसर कीजिए। क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग। मतलब खुद के सर्वाइवल के लिए आप फार्मिंग कर रहे हो, आपको ना ही प्रॉफिट में ना लॉस में आपको कोई ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी ओनली। देखो एक स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड है, एक टर्म, उसको डिफाइन करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। तो आपको जो है ना कहीं फुल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है किस तरह का आएगा, आप देख ही रहे हो सामने। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वाड के बारे में आपसे पूछा गया है। देखो मालाबार समिट होती है, क्वाड समिट, इसकी इंडिया के अंदर बहुत बातें हो रही है और ग्लोबली अगर हम बात करें तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, क्वाड। और अगर हम आप समझो तो हमने रिसेंटली क्या देखा था कि जो 9 पॉइंट U डैश लाइन है जो आपको साउथ चाइना सी के पास दिखेगा, वहाँ पे चाइना की इतनी मोनोपोली हो गई है कि वहाँ पे USA को भी पीछे हटना पड़ा। रिसेंटली हमने देखा कि 1 चाइना पॉलिसी के अंदर वो ताइवान के ऊपर भी कब्जा करने की सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वाड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज। अब देखो ज्यों ही यहाँ पे 5 कंट्रीज देखा, यहीं से आपको क्या करना था, इसको काट देना था। क्यों, क्योंकि क्वाड के अंदर पहले 3 कंट्री आती थी, इंडिया, USA एंड जापान। अब क्या हो रहा है कि क्वाड के अंदर टोटल 4 कंट्री है, क्योंकि लेटेस्ट एंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हुई है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे 5 कंट्री है तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। अब चूंकि ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, आपको टाइम बचाना है। मैं यहाँ पे सवाल डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप कैसे इलिमिनेट करके जा सकते हैं। देखो ऑप्शन ए इलिमिनेट हो गया, बी हो गया, डी हो गया। एक स्टेटमेंट से आपका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे आ गया। क्या होगा राइट आंसर, सी 2 एंड 3। बाकी के जो दोनों चीज़ें हैं वो सही है। मरीटाइम ऑपरेशंस होता है, मालाबार कोस्ट पे आप देखते हो ये चीज़ें होती है। और कोविड के टाइम पे स्पेशली जो वैक्सीन आपने देखा था कि वैक्सीन मिल नहीं रही थी, तो एक वैक्सीन डिप्लोमेसी भी यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। ठीक है, आगे चले। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को देख के कि इलिमिनेट कैसे करना है।
अगले सवाल को देखिए। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बताइए इन सब में से कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशंस का। आपसे क्या पूछा है, नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बताइए कौन सा नहीं है। ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका। बताइए जल्दी से। Which of the following are not a official language of United Nations। देखो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। टोटल आपको 6 ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जिसमें अगर आप देखोगे तो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दिखेंगे, अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, इसके साथ साथ रशियन एंड इंग्लिश, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखो ये न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि रिसेंटली हमने ये देखा था कि जो उर्दू लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, प्लस जो बांग्ला लैंग्वेज है, इसको उसके लिस्ट में शामिल किया गया। ऑफिशियली नहीं किया गया, लेकिन उसमें आप डिबेट कर सकते हो, तो डिबेट करने वाले लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, कौन सा, जर्मन, जो कि इस लिस्ट के अंदर नहीं आता है। बाकी के सारे लैंग्वेज जो है यूनाइटेड नेशन के लिस्ट में आते हैं। और कितने हैं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो यूनाइटेड नेशन की जब बात आई ना, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 5+10 होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं टोटल इस काउंसिल में, जिसमें 5 को क्या होते हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है। इस परमानेंट मेंबर्स के अंदर आपको रसिया, चाइना, यूएसए, यूके, ये सारे कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। और 10 जो हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इनका टर्म जो होता है वो 2 ईयर्स का होता है और ये रोटेट करता रहता है, ठीक है। चलिए सवाल को देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लोकहितवादी। बताइए कि इन चारों में से लोकहितवादी का टाइटल किसे दिया गया था। किसे जानते हैं हम लोकहितवादी के नाम से, बताइए जल्दी से। तो किसे जानेंगे हम, तो गोपाल हरि देशमुख, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। देखो ये सारे फैक्चुअल सवाल हैं, इस पर मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ नहीं, आप देख लो। और आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे ना, उसको कैसे आप कर सकते थे। इस बार जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो दोनों मिक्स करके आ रहे हैं, फैक्चुअल डेटा भी आ रहे हैं, एनालिटिक डेटा भी आ रहे हैं। इस सवाल को देखिए, 2 लिस्ट दिए गए, एक तरफ हड़प्पन साइट से, दूसरी तरफ लोकेशंस। एक बात ना गांठ बांध लीजिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला टॉपिक है आपका, वैदिक पीरियड आपका दूसरा टॉपिक होगा। इसके साथ साथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इन 4 टॉपिक से कम 5 से 6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस एग्जाम के अंदर। इस 4 टॉपिक से मिनिमम 5-6 सवाल पूछे जाते हैं। तो इन 4 टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से करके जाना है, डिटेल में आपको देख के जाना है, ताकि आपको 15 मार्क्स आराम से मिल सके यहाँ से, ठीक है। तो देखो एक तरफ लिस्ट है, दूसरी तरफ लोकेशन है। अब ऐसे सिचुएशन में फिर देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, तो इंट्रोडक्टरी क्लास में ही पढ़ाया जाता है कि आलमगीरपुर जो है
वो क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। हमें बस एक पता है, तो देखो बी का 1 ए में है और कहाँ पे है, तो सी में है। तो बी और डी ऑलरेडी हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब किसी भी एक चीज को हम मिला लेते हैं। देखो हम या तो सी को मैच कर ले, चलो सी को देख लेते हैं। सी में क्या ऑप्शन दिया है, कालीबंगन। कालीबंगन में आपको पता है कि यहाँ प्लग एंड फील्ड मिले हैं, हल मिले हैं, जुती हुई खेत के साक्ष्य मिले हैं, प्लस बंगाल फैक्ट्रीज वगैरह आपको देखने को मिले। तो कहाँ पे है कालीबंगन, तो राजस्थान के अंदर। अब देखो सी का 2 आपको कहाँ दिख रहा है, बी का 1 तो 2 जगह दिखा, सी का 2 कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो देखो दोनों ऑप्शंस में क्या है, सी के 2 आपको दिख रहे हैं। बी का क्या है, 1 भी आपको दोनों ऑप्शंस में दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, बहुत ही कॉमन, हम डी को मैच कर लेते हैं। राखीगढ़ी आपको कहाँ मिलता है, इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट साइट है। रिसेंटली राखीगढ़ी को यूनेस्को हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे दिया गया है। तो राखीगढ़ी आपको कहाँ पे दिखता है, तो हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर क्या बन रहा है आपका, नागेश्वर कहाँ पे हो गया, तो सौराष्ट्र महाराष्ट्र वाले रीजन में हो गया। तो ए का 3 आपको देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ए ओनली, ठीक है। तो ऐसे आप एलिमिनेट करो क्वेश्चंस को, मार्क करके आप आगे निकलिए जल्दी से, ताकि आपका टाइम बचे। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा, हड़बड़ाहट भी नहीं करनी है। हड़बड़ाहट तभी होती है जब आपके पास टाइम की कमी होती है, इसलिए हड़बड़ाना भी नहीं है। चलिए अगले पेयर को देखते हैं। Which one of the following pair of books and their author is not correctly match? देखो आपसे पूछा गया जा रहा है कि जो यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं, आपसे इस लिस्ट के बारे में पूछा गया है कि करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक बार इसको। पहला क्या है, बंदी जीवन। बंदी जीवन किनके द्वारा लिखा गया है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। 100% करेक्ट है ये, ठीक है। सेकेंड क्या है कि द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी 100% करेक्ट है, भगवती चंद्र बोहरा के द्वारा ये भी लिखा गया है, ठीक है। दशेर कथा की बात करें तो यहाँ पे लिखे हुए हैं सखाराम गणेश दसकर, ये भी 100% करेक्ट। लेकिन इंडियन अनरेस्ट की बात करें तो एनी बेसेंट से ये रिलेट नहीं करेगा। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ लिखा है, न्यू इंडिया लिखा है, तो इंडियन अनरेस्ट जो है यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन अनरेस्ट को किसी ने लिखा है, तो वेलेंटिनो ने लिखा है। इसको वीसी के नाम से भी जाना जाता है। देख रहे हो आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन जो आ रहे हैं, थोड़े से डिटेल्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो बुक्स लिखे गए आपके ऊपर, उससे भी सवाल पूछे गए। और ये देखो अगला सवाल जो है ये क्राफ्ट प्रोडक्शन से है। आपको ये सवाल यहाँ पे दिखेगा कि आर्ट एंड कल्चर का है, बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर का है ये। लेकिन अगर एक चीज़ समझो यहाँ पे, तो ये आर्ट एंड कल्चर सिर्फ एक फेज के आर्ट एंड कल्चर की यहाँ पे बात नहीं की गई है। आईवीसी से लेके आपको वैदिक पीरियड तक के यहाँ पे चीज़ें आपसे पूछी गई है। अगर आप देखो यहाँ तो सवाल क्या है कि which of the following are important markers for the archaeologist to identify an archaeological site as a center of craft production। देखो अगर हम क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें क्या मिले थे, सील्स मिले थे, ठीक है। मेल टोर्सो हमें देखने को मिला था, डांसिंग गर्ल दिखी थी त्रिभंगा पोस्चर में, आपको याद है ये सारी चीज़ें दिखी थी। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना क्या है कि कौन सी ऐसी एविडेंस है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि उस समय की क्या वहाँ पे रही होगी कंडीशन, ठीक है। तो पहला देखो क्या होगा, एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल सच ए स्टोन, मॉड्यूल, होल सेल्स एक्सेट्रा। अब ये देखो 100% करेक्ट। क्यों? क्योंकि किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए रॉ मटेरियल्स का होना 100% जरूरी है।
तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 100% करेक्ट है। चूंकि 1 करेक्ट है तो बाकी 2 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब आप बताइए आपको क्या चेक करना है, सिर्फ ऑप्शन 3 को चेक करना है। अगर 3 सही हो गया तो बी आंसर, वरना 1 ओनली होगा। थर्ड क्या है कि एविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। बताइए क्या होगा यहाँ पे, समझिए क्या होगा ये। देखो 100% करेक्ट है, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज को समझो, जब आप मेल टोर्सो की बात करते हैं तो मेल टोर्सो को क्या है, कंधा गायब है, बाकी सब कुछ दिखेगा लेकिन उसके कंधे गायब से। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही साक्ष्य हमें दिखे। और अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट कब दिखते हैं, जब वहाँ पे मटेरियल्स की कमी हो जाती है, किसी वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 3। देख रहे हो कितने डिटेल में जा रहा है यूपीएससी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सीएपीएफ इतना आसान नहीं होने वाला है, एक दो पोस्ट भी कम है। अब देखो इकोनॉमी का सवाल है, ये इससे इजी सवाल हो ही नहीं सकता, बहुत ही इजी सा सवाल है। पूछा क्या गया है आपसे कि फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स। अब बताइए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, यही होता है ना। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर कीजिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बताइए। यहाँ पे करंट रेवेन्यू की बात की गई है तो इसको तो पहले हटा देंगे। नेट इंक्रीज इन बोरोइंग है तो इसको भी हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द बजटरी डेफिसिट एंड द नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, ये होता है आपका कंप्लीट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के लिए टारगेट रखा गया है, गवर्नमेंट का कहना है कि 3.5% वो कर देंगे, कब तक, 2030 तक। ये उनका एक टारगेट रखा गया है। हालांकि करंट सिनेरियो में देखिए तो हमारा फिस्कल डेफिसिट 6% से भी ज़्यादा है। अगले सवाल को देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री इज कैप्चर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता किस संकेतक द्वारा पकड़ी जाती है। बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे देश में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है या फॉरेक्स रिजर्व जो भी है तो वो कहाँ से हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, उस रिजर्व को कैसे बढ़ा सकते हैं। बताइए क्या होगा। पहला क्या है, रिजर्व्स टू इंपोर्ट रेशियो, ठीक है, नहीं पता है छोड़ देते हैं, बस देख एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। सेकेंड क्या है, रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट रेशियो, ठीक है। थर्ड क्या है, रिजर्व्स टू जीडीपी रेशियो। एंड लास्ट वन क्या है, रिजर्व टू मॉनेटरी एग्रीगेट। अब एक चीज समझिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की गई है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जीडीपी से कोई लेना देना होता है, बिल्कुल नहीं होता। जीडीपी क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज विद इन टेरिटरी जो प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी कहते हैं। यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, फॉरेक्स के बारे में पूछा गया है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 को एलिमिनेट कीजिए तो देखो 1 2 3 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए और आप यहाँ पे मार्क करके निकल जाते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे ये सोचना था कि जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की गई है, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जब उसकी बात की गई तो उसका जीडीपी रेशियो से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जीडीपी क्या होता है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड एंड सर्विसेज होता है, उसका फॉरेक्स रिजर्व से कोई लेना देना नहीं। अगले सवाल को चलिए। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको आप कॉमन एबिलिटी अगर है, आप पेशेंस रख रहे हैं, कामनेस है, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा लोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया है,
Which one of the following correctly explains the change in seasons of Earth? देखो, पृथ्वी पर ऋतुओं की परिवर्तन की सही व्याख्या कौन करेगा? सीजन्स को यहां पे चेंज कर रहा है, बताइए कौन करेगा? अब इस सवाल को तो आप गलत नहीं कर सकते। बताइए कि सीजन्स जो होता है वो कैसे चेंज होगा? बहुत ही आसान सा है। पहला है टिल्ट ऑन द अर्थ एक्सिस, सेकेंड क्या है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, थर्ड क्या है रिवॉल्यूशन ऑन द मून अराउंड सन, एंड लास्ट वन क्या है इंटरेक्शन ऑफ अर्थ विथ अदर प्लैनेट। मैंने क्लास में आपको एक चीज़ समझाया था कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले चेंज होते हैं जस्ट लाइक डे एंड नाइट, तो ये सब किसके थ्रू होंगे? तो ये रोटेशन की वजह से होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से दिखेंगे? तो पहला तो टिल्ट की वजह से, दूसरा क्या होगा? रिवॉल्यूशन की वजह से। अगर यहाँ पे होता ना कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो ये स्टेटमेंट आपका 100% करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ मून के रिवॉल्यूशन की बात की गई है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ओनली। हालांकि देखो स्टेटमेंट 1 जो है ये कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि अगर कंप्लीट सही अगर बोलते ना तो वो होता है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, लेकिन आपको इन चारों में से बेस्ट आंसर देना था, तो आप क्या दोगे? टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, क्योंकि रोटेशन की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डे एंड नाइट होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। देखो कितने बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो रिवर सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा गया। आपको पता है कि दो तरह के रिवर सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। एक हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसको हम और क्या कहते हैं? पेरेनियल रिवर सिस्टम भी कहते हैं, सालों भर फ्लो करती है। दूसरा क्या होता है? नॉन पेरेनियल रिवर सिस्टम होता है, जो कि सीजनल वेरिएशन, सीजनली फ्लो करते हैं। वो कहाँ दिखेगी आपको? तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको देखने को मिलेगी, साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि द ग्रेट नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय द बेसिन्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑन अर्थ। ठीक है, थर्ड क्या है कि बिटवीन द यमुना एट दिल्ली एंड द बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर अवे देर इज ए ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर्स इन एलिवेशन। बताइए क्या होगा? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना, ये तो 100% 16 आने करेक्ट। क्यों करेक्ट है आप समझो। अगर आप एक इंडिया का रफली अगर आप एक मैप ऐसे बना लेते हो कुछ भी, तो आप क्या देखोगे कि इस डायरेक्शन से क्या इंदस आपको दिखेगा, जिसके ऊपर पाकिस्तान का ज़्यादा कब्जा है। ठीक है, इंदस के बाद जो सबसे बड़ा ड्रेनेज दिखेगा वो कौन सा दिखेगा आपको? नॉर्थ से जाते हुए तो ये गंगा दिखेगा। और ये जो असम वाला पार्ट है, यहाँ से आप देखोगे ब्रह्मपुत्रा के भी यहाँ पे ज्वाइन करती है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टाइक रीजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? 100% करेक्ट। अब जहां फर्स्ट नहीं है उसको क्या किया हमने? एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड को देखिए कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑन अर्थ। देखो ये स्टेटमेंट भी 100% करेक्ट है। मोस्ट डेंसली नहीं बोला है, बोला है वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड। रिवर सिस्टम के आसपास ही आपको सारे सिविलाइजेशन देखने को मिले, चाहे आप इंदस वैली सिविलाइजेशन के को लेके जाए, ये इवन वैदिक फेज में जो महाजनपद का जो उद्भव हुआ वो भी आपको रिवर सिस्टम्स के आसपास ही देखने को मिले। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है? 100% करेक्ट। अब देखो इन तीनों में से क्या है? डी एलिमिनेट हो गया,
अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको सारे स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो बताइए क्या होगा। देखो तीसरा फैक्चुअल डाटा है, लेकिन ये जो है ये भी 100% करेक्ट है कि दिल्ली में यमुना और लगभग 1600 किलोमीटर दूर जो बंगाल की खाड़ी है ना, उसके बीच में अप्रॉक्स 200 मीटर स्काई वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ये फैक्चुअल डेटा है, लेकिन ये 100% करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ओनली। वैसे भी एक चीज़ आप समझो कि अगर दो स्टेटमेंट जो एनालिटिकल हो अगर वो करेक्ट है, तो तीसरा फैक्चुअल डाटा मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट ही होता है। ठीक है, हालांकि हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे अप्लाई हो जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। Which of the statement given above are correct? देखो ग्लोबली लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस फिजिकल ज्योग्राफी का एक डिटेल्ड क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। इस एक क्वेश्चन में अगर देखोगे तो पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी से हमारा है। अब ध्यान से देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है कि मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एग्जिस्ट बीनीथ द सी। पहला स्टेटमेंट देखो क्या है कि दुनिया की कई सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र के नीचे मौजूद है। ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, सीरीज हैं जो कि समुद्र के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इवन उनकी हाइट देखा जाए तो अच्छी खासी हाइट है, 5-6 किलोमीटर तक की उनकी हाइट होती है। ठीक है, सेकेंड क्या है कि सम माउंटेन चेन्स आर रिवेल्ड एज आइसलैंड आर्क्स। देखो ये स्टेटमेंट भी क्या है, 100% करेक्ट। क्यों? कुछ माउंटेन्स देखो इतने ऊपर हो गए कि उन्होंने ऊपर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन कर दिया पानी के बाहर आके, तो ये भी क्या है, 100% सही है। जो मेडागास्कर में स्कारनिज वाला आइलैंड देखते हो, जो उधर आइसलैंड वाला देखते हो, इवन जो ब्रिटेन का जो आर्कीपेलेगो है, वो सब इसका एग्जाम्पल है। तो देखो 2 के 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहे हैं। चूंकि फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो देखो आपको क्या करना है, बी को एलिमिनेट कर देना है, जहाँ पे 3 और 4 ओनली है। यहाँ पे क्या है, 1 और 2 है, यहाँ पे 1 to 4 है, यहाँ पे 1 to 3 है। हमें कोई भी एक 3 या 4 में से, इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लेना है। जो सही हो गया वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये देखें, द मिड अटलांटिक रीज राइजेज 33 मीटर्स एबव द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक। रिज का मतलब क्या होता है, रिज का मतलब होता है दरार। अब समझो कि ये प्लेट, इस प्लेट के ऊपर अगर ऐसे क्रैक्स आ गए तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे गड्ढा बनेगा ना, ये एलिवेटेड थोड़ी होगा, ये क्या बनेगा, यहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाएगा। तो जब गड्ढा बनेगा तो क्या होगा, डाउन होगा। यहाँ क्या लिखा है, राइजेज, इसीलिए क्या हो गया, 4 इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 1, 2 और 3 ओनली। देख रहे हो पूरा का पूरा यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी एक्सप्लेन कर दिया एक ही क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब जो लिस्ट दिए गए हैं, एक तरफ क्या है कि घास के मैदान है, और दूसरी तरफ क्या है कि जगह के नाम दिए गए। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार अच्छे से कि क्या होगा इसका राइट आंसर। A, B, C, D 4 ऑप्शन से दिए गए। देखो प्रेरीज की बात की गई, जो प्रेरीज ग्रास लैंड है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो आपको नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में देखने को मिलता है। अब A का 3 देखो कहाँ है, तो 2 जगह है बस, बाकी दोनों को एलिमिनेट कर दो। अब एक बार अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, D का क्या है ना कि दोनों में 2 है। ठीक है, तो D को 2 से मिला दीजिए। अब आप इन दोनों में से किसी एक को भी अगर आप चेक कर लेते हैं, किसी एक के बारे में पता है, तो आप आराम से आंसर कर दोगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं।
स्टेपीज के बारे में देखें तो स्टेपीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो स्टेपीज आपको यूरेशिया वाले रीजन में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलेगा, यूरेशिया वाले रीजन में। और पंपास की बात करें तो पंपास आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो साउथ अमेरिका में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी ओनली। देख रहे हो लोकेशन बेस्ड कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। तो हाँ ये है कि साइंस के क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से मॉडरेट आपको मिलेंगे। इकोनॉमी के भी जो वन लाइनर क्वेश्चन थे वो भी थोड़े मॉडरेट थे, लेकिन बाकी के फील्ड में देखो तो अच्छा खासा वेटेज है क्वेश्चंस का। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखो यहाँ पे ना पहला लाइन मिलेट से मेंशन्ड है। मिलेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए इंटरनेशनली बहुत सारे स्कीम्स निकाले गए, इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि मिलेट्स को डे टू डे जो हम खाना पीना खाते हैं उसके अंदर ऐड किया जाए। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिलेट्स। और 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी डिक्लेयर किया गया था, अगर आपको याद हो तो। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या है कि मिलेट आर ऑफन रेफर टू एज क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन एरिड लैंड विथ मिनिमल इनपुट एंड मेंटेनेंस। बताइए बाजरा जो है वो अक्सर जलवायु इसमें जो है बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है। पहला स्टेटमेंट आपका ये दिया गया है। ठीक है, सेकेंड, और ये देखो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बाजरा की अगर खेती की बात करें तो हरियाणा और राजस्थान वाले रीजन में होता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो 100% करेक्ट, चूँकि वो करेक्ट है तो सी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब अगर सी एलिमिनेट हो गया तो एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ अब सेकेंड को देख लेते हैं। मिलेट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स डाइटरी फाइबर। देखो फाइबर के लिए ही मिलेट को सबसे ज़्यादा जाना जाता है, साथ साथ सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी होता है। तो ऑप्शन सेकेंड भी करेक्ट है, तो ये भी चला गया। अब मैंने क्या बोला है कि जब 2 ऑप्शंस करेक्ट हो, थर्ड फैक्चुअल डाटा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ पे करेक्ट ही होता है। थर्ड क्या है, मिलेट इंक्लूड सोरगम अकाउंट फॉर लेस देन 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रेन ट्रेड। 100% ये करेक्ट है। ज्वार सहित बाजरा जो है वो 3% से भी कम हिस्सेदारी है, और इसी को बढ़ा के 10% करने की बात की गई है अभी, ताकि जो है लोगों का जो एक फूड साइकिल है, एक हैबिट है, उसके अंदर चेंज आए और फाइबर प्लस प्रोटीन का इंटेक जो है मिलेट से मिल सके, लोगों को माल न्यूट्रिशन से बचा जा सके। राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, 3 के 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। देख रहे हो कितने डिटेल्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन के पीछे भागते हो, और इसीलिए मुझे अजीब बुरा फील होता है आप लोगों के लिए कि CAPF वन लाइनर क्वेश्चंस के पीछे नहीं जाएगा। 2-4 हलवे क्वेश्चंस वो दे देगा वन लाइनर, लेकिन सारे थोड़ी देगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अभी कुछ और सवाल बचे हुए हैं जो पिछले साल पूछे गए थे आपसे। Which of the following statement is are correct? 2 स्टेटमेंट आपसे दिए गए हैं यहाँ पे। पहला क्या है कि पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनल लेसर। क्या बोला है कि जनसंख्या की उम्र बढ़ना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वृद्ध आबादी का हिस्सा कम हो जाता है अनुपातिक रूप से। सोचिए कम होगा या ज़्यादा होगा। सेकेंड क्या, इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री द पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप हैज इंक्रीज्ड। बताइए क्या होगा, समझिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए आंसर करने का। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो एजिंग का मतलब ही होता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी उम्र का बढ़ना, मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, जो 60 प्लस एज के होंगे, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू यंग वन। ठीक है, इसको शुद्ध समझो तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से भी आपने पढ़ा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये 100% आपको करेक्ट दिखेगा,
डेवलप्ड कंट्री में जाओगे ना, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए या अमेरिका चले जाइए, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि यंग जनरेशन से बहुत कम बची है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने फर्टिलिटी रेट को बहुत कम किया। चूँकि फर्टिलिटी रेट को बहुत ज़्यादा कम किया गया तो जो नए बच्चे थे वो कम पैदा हुए, तो जो एग्जिस्टिंग थे वो तो बूढ़े होंगे ही होंगे। और इंडिया की खास बात क्या है कि इंडिया का पॉपुलेशन का अप्रॉक्स 60% यंग पॉपुलेशन है। मतलब अगर आप देखोगे तो 18 से लेके 40 साल तक का जो एज ग्रुप है इंडिया के अंदर, उसका शेयर 60% से भी ज़्यादा है। और इसीलिए बोला जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर इंडिया जो है अपने इस ह्यूज पॉपुलेशंस को यूज ही नहीं कर पा रहा है। अभी बहुत अच्छा मौका है हमारी सरकार के पास कि इस एज ग्रुप को यूज कर लो, क्योंकि 20-25 साल में जब ये बूढ़े हो जाएंगे ना, तो देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बढ़ने वाला है। क्योंकि ओल्ड एज केयर जो है वो हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, क्लाइमेट और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एक और क्वेश्चन आया, इसको देखिए। व्हाट इज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ? क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव क्या है? दो ऑप्शन है। पहला है इट इनकरेज ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर टू एक्ट नाउ इन ऑर्डर टू अचीव अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड बाय 2030। सेकेंड, इट डिराइव्ड इट्स एम फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, कार्बन न्यूट्रल कब तक यहाँ बोल रहा है? 2030 तक। थोड़ा सोच के ये अजीब लगता है कि 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होना एक थोड़ा सा अजीब है ना, क्योंकि इंडिया ने भी 2070 का लक्ष्य रखा है, यूनाइटेड यूएनईपी ने भी 2050 तक का रखा है। बताइए, गेस कीजिए क्या हो सकता है आपके हिसाब से? बताइए जल्दी से, क्या होगा? क्या होगा? ये 2030 नहीं बल्कि 2050 तक हमें बनना है, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन जो है वो 100% करेक्ट। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने ये बात की थी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको हम कम करेंगे। प्री इंडस्ट्रियल लेवल के आसपास के हिसाब से हम क्या करेंगे, 2 डिग्री तक कम करेंगे टेम्परेचर, ताकि हमारी जो आगे की फ्यूचर है ना उनके लिए हम कुछ छोड़ के जाए, वरना झुलस के मर जाएंगे वो गर्मियों में जो कंडीशन पैदा हो रही है अभी। चलिए, अब जो नियोलिथिक पीरियड का क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब हम दोबारा से फिर हिस्ट्री के अंदर आ गए। मैंने कल ऑब्जर्व किया था जो 100 क्वेश्चंस थे टोटल, इस 100 में अप्रॉक्स 60-65 क्वेश्चंस आपके जीएस के थे। और इस 60 क्वेश्चंस के अंदर मैंने कुछ वन लाइनर जनरल साइंस के क्वेश्चन थे जिसको मैंने इससे हटा दिया था, और ऐसे क्वेश्चंस लेके आया था जिससे आपको ये रियलाइज हो सके कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल कैसी है और आपको किस हद तक प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपकी एक्चुअल लेवल क्या है, ये आपको जानने को मिलेगा आज के क्लास में, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इस सवाल को। नियोलिथिक पीरियड के बारे में आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है स्टेटमेंट। नियोलिथिक फेज वो है जहाँ पे हमने सेटलमेंट देखना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसको न्यू एज के नाम से भी जानते हैं। बताइए, देखो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, दस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज। ये तो 100% करेक्ट, इससे तो कुछ लेना देना है ही नहीं। बताइए कौन सा होगा इनकरेक्ट, आपसे पूछा गया, जल्दी से आंसर कीजिए। इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए। देखो नियोलिथिक एज की बात करें ना तो हम कहाँ जाते हैं, 5000 BCE से लेके करीब करीब जब तक चालकोलिथिक फेज नहीं आ जाता, अराउंड
1500 BC तक, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, नियोलिथिक फेज के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 8000 BC, ये तो बिल्कुल सही है कि जो मेहरगढ़ है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, आंसर कीजिए जल्दी से। तो यही इसका राइट आंसर है। ये 800 BC के आसपास आपको नहीं दिखेगा, ये इसके भी बाद दिखेगा। ठीक है, समझ गए किस लेवल के सवाल आ रहे हैं। लो फिर से एक आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर सवाल आ गया, पोट्रीज मेकिंग के ऊपर सवाल है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पोट्री का टाइप नहीं है, कौन सा मिट्टी का बर्तन नहीं है। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाओगे तो ब्लैक एंड रेड वेयर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ऑर्चिड वाले भी मिलेंगे वहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा, ऑर्चिड वाला भी वहाँ मिलेगा। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड बियर की बात करें तो ये आपको लेटर वैदिक फेज में ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, परफोरेटेड पोट्री भी देखने को मिलती थी कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्लस वैदिक पीरियड, दोनों फेज में मिला था परफोरेटेड पोट्रीज। इसका मेन मकसद क्या होता था, वाइन्स बनाना। जो सोमरस का आप नाम सुनते हो इंडस वैदिक पीरियड में, तो और यहाँ पे शराब बनाने का काम आता था। लेकिन जो CCE है ना, ऐसी इस नाम का हमने कुछ भी नहीं सुना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B ओनली। ठीक है, देख रहे हो वन लाइनर क्वेश्चंस था, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन में भी एक झोल था। आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के पोट्रीज है, वरना आप कर ही नहीं पाते। चलो इस सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को। Which one of the following political center find a mention in Ashokan inscriptions? इंद्रप्रस्थ, कौशंबी, स्वर्णगिरी एंड कंदाहा। बताइए इन चार जगह में कहाँ पे आपको अशोकन्स के इंस्क्रिप्शन देखने को मिले थे, बताइए जल्दी से। आपको एक चीज तो पता होगा कि 5 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल सेंटर्स अशोका के टाइम पे हमने देखा था। पाटलिपुत्रा से लेके अवंती तक, तक्षशिला से लेके स्वर्णगिरी तक, हमने टोटल 5 वहाँ पे इंपॉर्टेंट देखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्णगिरी। ठीक है, देख रहे हो कितनी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आप लोग वन लाइनर। अरे फ्यूचर नहीं है वन लाइनर क्वेश्चन में यूपीएससी के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडियन कॉइन्स इज नॉट करेक्ट। अब देखो कॉइन्स इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 75 रुपीज़ का कॉइन गवर्नमेंट ने इशू किया, फिर 50 रुपीज़ का कॉइन इशू किया था। सिंधिया जो घराने की महारानी थी, उनके नाम पे भी कॉइन्स इशू किए गए थे। तो वो इसी सब चीज़ों की वजह से क्या हो गया था कि कॉइन्स फेमस हो गए थे। कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। अगर गोल्ड कॉइन की बात करें तो इंडो ग्रीक्स ने इंडिया के अंदर सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को चलाया था। अगर डेटेड कॉइन्स की बात करें कि जिस कॉइन्स के ऊपर डेट लिखे हुए हो, तो डेटेड कॉइन्स आपको साका के टाइम पे देखने को मिलेगा। और अर्लीस्ट कॉइन की बात करें तो अर्लीस्ट कॉइन्स कौन से थे, तो वो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे। ये आपको कहाँ दिखेगा, तो ये मौर्यन डायनेस्टी के अंदर दिखेगा। गोल्ड कॉइन्स के बारे में भी दो चीज़ें, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा होर्डिंग करने वाला, मतलब जमा करने वाला जो था वो कुषाण था, और सबसे ज़्यादा सर्कुलेट करने वाला मार्केट के अंदर जो जिसने सर्कुलेट किया था वो कौन थे, वो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स थे। ठीक है, स्पेशली जब आप चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ते हो तो आपको यहाँ से जानकारी मिलती है। बताइए 4 स्टेटमेंट दिए गए, कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पे। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है कि द इंडो ग्रीक्स इशू द फर्स्ट कॉइन बियरिंग द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर्स। 100% करेक्ट। उस समय मोस्टली यही तो होता था कि राजा रानी के नाम मेंशन्ड होते थे। साथ साथ जो इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स थे इसके ऊपर देवी लक्ष्मी के भी सिंबल्स आपको देखने को मिले। द कुशानाज इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स। देखो इंडो ग्रीक्स के बाद अगर बात किया जाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो कुषाण ने किया था, ये भी करेक्ट।
These Kusanas gold coin have been found from several sites in North India and Central Asia। देखो ये भी 100% करेक्ट है। यहाँ पे जो मेंशन है ना कि कुसान का जो गोल्ड कॉइन था वो डिफरेंट इन वेट में था, यही इनकरेक्ट। देखो चूंकि इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह करना होता था तो वेट जो होता था ना, वेट एंड मेजरमेंट को बहुत ज़्यादा देखा जाता था, इसीलिए आपको लगभग मोस्टली सिक्के जो मिलेंगे, चाहे वो इंडिया में मिले चाहे आपको ईरान में मिले, वेट करीब करीब सबके सेम होते थे। ग्रेन्स में वो लोग वजन करते थे। वैदिक रिचुअल्स के ऊपर एक सवाल है, देख रहे हो सबसे ज़्यादा सवाल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक फेज के ऊपर ही आया है। आई थिंक 45-46 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ आज, और इन टोटल क्वेश्चंस में देखो तो 6-7 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रैक्टिस ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस। बताइए वैदिक बलिदान प्रथा के बारे में कथनों पे विचार कीजिए और बताइए कौन सा करेक्ट है। देखो 4 वेद थे, ऋग्वेद जो कि ओल्डेस्ट टेक्स्टामेन ऑफ मैनकाइंड है, देन सामवेद मेलोडी के फॉर्म में, देन आपने यजुर्वेद और अथर्ववेद देखा। यजुर्वेद के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। अथर्ववेद जो है वो मैजिकल चार्म्स, स्पेल, काला जादू के बारे में बात करता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि द श्रुता और वैदिक सेक्रीफाइस इन्वॉल्व द यूज ऑफ 3 फायर। 3 टाइप की अग्नियों का यूज करते थे। पहला क्या है ग्रहपत्य, सेकेंड क्या है आवाहनीय, एंड थर्ड वन क्या है तो दक्षिणाग्नि, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि दीज फायर्स वेर सपोज टू बी प्लेस इन पिट्स ऑफ डिफरेंट शेप, दैट इज मतलब ये बोल रहे हैं कि तीनों के लिए अलग अलग शेप के पिट होते थे। पिट का मतलब एक अग्निकुंड जो समझ जाइए आप, अग्निकुंड को पिट कहते हैं। तो ये 3 टाइप के जो आपको दिखते हैं ना, ग्रहपत्य, आवाहनीय और दक्षिणाग्नि, इन तीनों के लिए अलग अलग पिट भी आपको दिखते थे। जो अग्निकुंड थे वो अलग अलग दिखते थे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए। देखो पहला जो है स्टेटमेंट ये 100% करेक्ट है कि जो वैदिक सेक्रीफाइस होते थे इसमें जो हवन दी जाती थी, इसमें बेसिकली 3 तरह की आहुतियाँ दी जाती थी, ये 100% करेक्ट। लेकिन जो ये पिट की बात की गई है ना कि जो 3 तरह की जो आहुति है इनमें अलग अलग पिट्स होते थे, ऐसा नहीं है। पिट्स जो होते थे वो डिपेंड करता था रीजन के ऊपर। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर में मांडा वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पे आपको स्क्वायर मिलेगा। आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, ट्रायंगल शेप में पिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये रीजनल वेरिएशन था, इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। समझ गए। अब ये सवाल ऐसा है कि यकीन कीजिए जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो भी कंफ्यूज हो जाए, इतने डिटेल्ड लेवल पे सवाल पूछे जा रहे हैं या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अब देखो ज्योग्राफी का ये सवाल है, कितना डिटेल्ड क्वेश्चन है ये आप देखो जरा इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए गए और आपको करेक्ट यहाँ पे बताना है, ठीक है। पहला क्या है कि जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इट्स हॉट वाटर कैन यूज डायरेक्टली फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, बाथिंग एंड क्लीनिंग। देखो जियोथर्मल एनर्जी के अंदर क्या होता है कि सपोज धरती के अंदर जो लावा का फ्लो होता है तो उसके अंदर अगर कोई हॉलो सिंक बन जाए, अगर उसके अंदर पानी जमा हो जाए तो गर्म होने के बाद हाई प्रेशर से वो पानी बाहर निकलता है। फिर तो ये कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर पाता है, कहीं कहीं आप देखोगे तो कंटिन्यूसली होगा, कहीं कहीं नहीं कर पाएगा, ठीक है। बेसिकली लावा के फ्लो की वजह से आपको जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिलता है। सेकेंड क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफन चीपर देन सम अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना आसान है, क्यों? अगर आपके पास यूरेनियम है तो आप प्रोड्यूस बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ना उसको फिर
संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। थर्ड क्या है कि थर्मल पावर स्टेशन बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू क्रिएट स्टीम टू ड्राइव द टर्बाइंस। देखो अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी थर्मल पावर प्लांट के अंदर ही यूज होता है। यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल का मतलब आप सिर्फ कोयला मत समझिएगा, फॉसिल फ्यूल के अंदर डीजल्स को भी यूज किया जाता है, नेचुरल गैस को भी यूज किया जाता है, साथ साथ कोल को भी यूज किया जाता है और यहाँ पे स्टीम बनाया जाता है, उसके बाद टरबाइन को चलाया जाता है। तो ये तो 100% करेक्ट है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? 94 का आंसर कीजिए। देखो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ना ये 100% करेक्ट है। जियोथर्मल एनर्जी को आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये हर जगह आपको नहीं दिखेगा ना, कुछ साइट्स पे ही आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी जो है चीपर है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके पास यूरेनियम है आप प्रोड्यूस कर लोगे, उसके बाद जो यहाँ से अवशेष निकलेंगे, जो रेडियो एक्टिव इसके अवशेष निकलेंगे, उसको आप क्या क्या करोगे उसका, ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपके हिसाब से राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बी ओनली। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चलिए दो लिस्ट दिए गए हैं, एक तरफ कन्वेंशंस दिए गए, दूसरी तरफ वो किससे रिलेटेड है ये दिए गए। और ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं करना है आपको, ठीक है। देखो स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात की गई तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर हमने क्या किया था कि जो पीओपी वगैरह होते थे ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इसके बारे में ये चीज़ बात करता है। अब पीओपी क्या होता है? जस्ट लाइक आप डीडीटी का छिड़काव करते हो तो आपको लगता है कि आपने एक बार फसलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर दिया तो वो ख़त्म हो जाते, नहीं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये लाइफ टाइम, जब तक आप एक ये समझ के चलो कि कम से कम 1000, 2000, 5000 साल तक ये वहाँ पे रहने वाले हैं, चाहे वो ज़मीन के ऊपर रहे, किसी पत्ती के ऊपर रहे। पत्ती तो कंपोज हो जाएगी लेकिन ये नहीं होंगे। तो इसी वजह से आप देखोगे कि डीडीटी वगैरह का जो छिड़काव करते थे हम, उसके ऊपर बैन लगाया गया है। अब हम रेयरली कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे हम डीडीटी वगैरह का छिड़काव करते हैं। मीनामाटा कन्वेंशन की बात की गई। देखो मीनामाटा एक जगह है जापान के अंदर, और मीनामाटा के आसपास क्या थे कि बहुत सारे आपको इंडस्ट्रियल एरिया दिखेंगे, स्पेशली जो मर्क्यूरी से रिलेटेड जो प्लांट वगैरह थे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। और क्या हुआ कि चूंकि पानी को हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे वेस्ट होता था इसको हम समुद्र के अंदर डाल देते थे, तो होने क्या लगा कि मछलियाँ जो है बहुत सारा मर्क्यूरी कंज्यूम कर लेती थी, और जिन मछलियों ने, जिस फिश ने मर्क्यूरी को कंज्यूम करा उसको इंसान खाते थे, तो इससे क्या होता था कि मीनामाटा डिजीज होने लगता था। अब देखो ए का 2 और बी का 3 कहीं पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ पे? डी में। इसको मार्क करके आगे बढ़ जाइए, आपका टाइम बच जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का जो केस हुआ था सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, ये किससे जुड़ा हुआ है? राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू स्पीडी ट्रायल? किससे जुड़ा हुआ है बताइए, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से। देखो अगर आपको पता होगा तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A है, इसके अंदर आपको क्या दिखता है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसी के अंदर आपको ये हक दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पब्लिक ऑर्डर पे जाके
अगर कोई भी पब्लिक एंटिटी है तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू शेल्टर की बात करें तो राइट टू शेल्टर जो है वो आपके आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, जो कि आपका राइट टू प्रिवेसी के अंदर आता है, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं आपके सेशन के। Which among the following deals with the habeas corpus? देखो habeas corpus क्या है, एक तरह का रिट जुरिडिक्शन है। इंडिया के अंदर 5 तरह के रिट जुरिडिक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आर्टिकल 32 जो कि राइट टू फंडामेंटल रेमेडीज है, इसको यूज करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अदर हैंड आप आर्टिकल 226 को यूज करके क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इन चारों में से हेबियस कॉर्पस का केस कौन सा होगा, गेस कीजिए क्यों कौन सा होगा। फैक्चुअल डाटा है, ज़्यादा नहीं करते, तो जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाला जो केस था 1976 का, ये हेबियस कॉर्पस के बारे में ही बात करता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है हैव अ बॉडी समथिंग। इसके अंदर जो है कि अगर किसी इंसान का राइट्स वायलेट किया जा रहा है तो वो फिर वहां पे चला जाएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, Which among the following statement regarding the power of the High Court under Article 226 of the Indian Constitution is not? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत का जो संविधान है इसके अंदर जो आर्टिकल 226 है जो कि रिट जुरिडिक्शन प्रोवाइड करेगा किसको, हाई कोर्ट को। तो इसके कंटेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। देखो एक चीज समझो कि जो रिट जुरिडिक्शन होता है ना हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से ज्यादा ब्रॉडर होता है, ठीक है। और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो बताइए क्या होगा। पहला, इट कैन इशू रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यो वारंटो, सर्स्यूरडी एंड प्रोविजन। बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही ये सारे रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। रिट्स कैन बी इशूड टू इन्फोर्स एनी राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 एंड फॉर एनी पर्पस। देखो ये स्टेटमेंट जो है ये भी 100% करेक्ट है। रिट जुरिडिक्शन बेसिकली कब किया जाता है, जब आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी 100% करेक्ट है, दोनों कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी करेगा, हाई कोर्ट भी करेगा। रिट कैन बी इशूड टू एनी अथॉरिटी अंडर इट्स जुरिडिक्शन। देखो ये भी 100% करेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो है ना, दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पावर को कैसे कम कर सकता है, खुद समझ के देखिए ना कि हाई कोर्ट जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे होगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी ओनली। ओके समझ गए। चलिए, बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो वेसल कन्वेंशन के अंदर हमने क्या देखा था कि जो हजार्डस वेस्ट होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह भी अब शामिल कर दिया गया, इसके ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है। रोटरडैम कन्वेंशन को भी आपको पता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर हमने देखा था परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के बारे में बात की गई। तो ये सब के सब कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूटेंट से रिलेटेड हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं है इस पर, ठीक है। चलिए, तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में, और उसमें जो जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पे। तो आई होप आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर समझ आ गई होगी कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बच के नहीं भाग सकते, कंपटीशन दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और क्वेश्चंस के लेवल को देख के
आप समझ गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप इसी बेसिस पे प्रिपरेशन करेंगे और खुद को एक बार जज जरूर करने की कोशिश कीजिएगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए और आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए जल्दी से, खुद को भी जज करना और प्रिपरेशन का भी जो लेवल है उसको बूस्ट कीजिए अपने अपने हिसाब से, ठीक है। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप अपना नंबर दे दीजिए, हम कॉल कर लेंगे, उस पर आपसे हम बात करके डील कर लेंगे, समझ लेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।